आजाद जी, जगमोहन आजाद जी दिल्ली में जो है मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है जगमोहन जी। धन्यवाद सर। उत्तराखंड समाचार के फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल पर आज से हम यूट्यूब चैनल पर भी आ गए हैं। कल तक सिर्फ फेसबुक लाइव पर थे, यूट्यूब चैनल भी पर भी हम हैं। तो इन दोनों में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड के जो कई तरह के सवाल हैं जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, आज आपके साथ मुखातिब होने वाले हैं। तो आप दिल्ली में रहते हैं, वहाँ मीडिया से जुड़े हुए हैं और रचना धर्मिता भी के साथ आप हैं। आप कविताएं लिखते हैं और साहित्य से जुड़े हुए हैं, बाल साहित्य भी आप लिखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को के साथ जुड़े होने के वजह से आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। तो चूंकि आपका मूल राज्य जो मातृभूमि है वो उत्तराखंड है, उसके प्रति आपका लगाव निश्चित रूप से होगा और है भी, जो मैं जानता हूँ। तो उत्तराखंड बने हुए 20 साल हो गए हैं, आज 7 तारीख है, 2 दिन बाद हम 20 साल के हो जाएंगे। और 20 साल के उत्तराखंड से आप जब दिल्ली में बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि उत्तराखंड बने हुए जो 20 साल हुए हैं उससे संतुष्ट हुआ जा सकता है? सर सबसे पहले तो आपको बधाई, आप 2 पड़ाव पे एक साथ चलने लग गए हैं आज से। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा पहले आपका कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। परसों 9 नवंबर को हम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, एक और युवा हो रहे हैं। जी। और 2000 से लेकर अभी तक इन बीच में हमने तमाम संघर्ष देखे हैं लोगों के, इस राज्य के लिए, यहाँ के पहाड़, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के परिवेश। कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कई लोग इस क्षेत्र में लड़े इसके लिए। लेकिन पीछे मुड़ के जब एक बार आप देखते हैं, आप स्वयं पत्रकार हैं और आपने उस सांस्कृतिक, उस माटी सी उपज को आपने देखा है, आपने कई खेत खलिहान संचित किए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। आप स्वयं भी महसूस करते होंगे और मैं जो महसूस करता हूँ कि 21 साल की यात्रा पे हम जा तो रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में मुझे लगता है कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। हम जहाँ हमने शुरू किया था, वो एक बार वहाँ आप जाके देखिए, हमारे खेत खलिहान, हमारे गाँव, हमारी संस्कृति, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम किसी भी क्षेत्र में मतलब कोई ऐसी उपलब्धि नहीं गिना सकते हैं, एक बड़े पटल पर, जो दूसरे अन्य राज्य हैं, जो हमारे साथ जिनका गठन हुआ है, कि वो हम कह सकें कि हाँ, हमने उत्तराखंड में इस पटल पर हम नई भूमिका में हैं, इस सांस्कृतिक प्रवेश पर हम नई भूमिका में हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? हम हर 9 नवंबर को चर्चा करते हैं, आज 18 के हो गए, आज 19 के हो गए, अब 20 के होंगे, कल 22 को होंगे। लेकिन वो इस बढ़ती जो हमारी हम लगातार हमारी जो उम्र बढ़ रही है, कहते हैं कि अनुभव बढ़ते हैं उससे, आप बहुत कुछ पाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम राजनीतिक पटल पर या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बहुत कुछ हमारे पास है हमारे हाथों में, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे लिए। जी। युवा पीढ़ी सबके टारगेट में है। जी। युवा पॉलिटिकल लोगों के टारगेट में है। युवा के तरफ सब लोग देखते हैं कि युवा कुछ करेंगे तो उसका लाभ राज्य को मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन युवा के लिए इस राज्य में हुआ क्या है? अब तक जो सरकारें आई हैं, 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, 4 राज्य बनने के बाद 4 सरकारें आई हैं। 2 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस, एक अंतिम सरकार बीजेपी की भी रही है। बीजेपी की रही है। ओवरऑल जो है 5 सरकारें उत्तराखंड के अंदर बनी हैं और लेकिन मुख्यमंत्री 8 से ज़्यादा बन गए हैं। ज़्यादा बन तो गए। इन लोगों ने उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या किया है, जबकि वो टारगेट पर युवा है? और आप एक युवा पत्रकार हैं, इस नाते आपको क्या लगता है कि युवा को आकर्षित करने के लिए ये राज्य कुछ कर पाया है? भाटिया जी देखिए, दरअसल दिक्कत ये है कि उत्तराखंड में जो चीज़ तय हो रही हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो दूसरे उस पर हो, वो दरअसल तय उत्तराखंड में हो ही नहीं रही हैं। एक
उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति बैठाया जा रहा है, एक रबड़ स्टैंप जो है उसको बिठा दिया जा रहा है। तय सब कुछ केंद्र से हो रहा है, चाहे वो कभी भी रहे हो। आप 21 साल बैठा के देख लीजिए, एक मुख्यमंत्री बनता है तो उस चीज से हम चर्चाएं होने लगे कि दूसरा बनने वाला है। जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास जब तक समय उसको मिलता है कि उसको ये चीजें धरातल पे लानी है, इस पे काम होना है, तब तक ये चर्चा हो जाती है कि उसको हटा दिया जाए या उसके हटाने की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ा दुखद है। युवा कहाँ कौन, मतलब मुझे तो चाहे वो हरीश रावत जी रहे हों, चाहे वो तिवारी जी रहे हों, सब लोगों ने कहा कि युवा, हम पहाड़ के युवाओं को पहाड़ पर रोकेंगे। उसके बाद भी 4 लाख के गांव करीब खाली हो जाते हैं। आपके लोगों को वहां रोजगार नहीं मिलता है, आप रोजगार के दावे करते हैं। अब इस इधर क्या हो रहा है कि ये युवाओं को एक मतलब ऐसे भ्रमित करना चाहते हैं कि हम आपको राजनीतिक पटल पे लेके आएंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। आपने जब ये मुहिम शुरू करी तो आपने खुद महसूस किया होगा कि मेरे ख्याल से 26 जुलाई शायद 26 जुलाई से शुरू किया शायद आपने ये। जी। तो उसके बाद जो युवा संगठनों को लेकर, युवाओं के लेकर जो इन्होंने वहां चर्चाएं एक संगठन बना के करने जा रहे थे, लेकिन जब आपके माध्यम से और तमाम दूसरे जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके माध्यम से इनसे सवाल दागे कि भाई ये कर क्या रहे हैं आप, किस लिए, किस युवा की बात कर रहे हैं आप? वो युवा जो पहाड़ में नशे की गर्त में जा रहा है, उस युवा को आप और गर्त में ले जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसको कौन, इस मुद्दों को उठाए कौन? अगर वहां जो लोग बैठे हुए हैं, वहां जो प्रशासन में है, सरकार में है, अगर कोई गलत करता है तो वो उस युवा को इस तरह से भ्रमित करते हैं कि वहां का शासन और प्रशासन उसमें हावी हो जाता है। तो वो क्यों क्यों उसके बारे में आवाज उठाएगा, वो क्यों उसको लिखेगा या क्यों उसके खिलाफ जाएगा? नहीं जाएगा। इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो निरंतर 10वीं के बाद, 12वीं के बाद या बीए करने के बाद वो अपना थैला उठाता है और शहर की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसके लिए आपने वहां जमीन तैयारी ही नहीं करी। आप बात करते हैं जमीन तैयार करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए का योजनाएं का आप होते हैं। आपने देखा होगा भाटिया जी, उत्तराखंड निर्माण के बाद जो है मेरा शहर पौड़ी है, वहां जितने भी सरकारी दफ्तर थे, छोटे मोटे जितने भी दफ्तर थे, नेगी आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने वो वीरेंद्र पवार जी का जो गाना था, सब भी धानी दे रहा हूँ, तो उसी की परिकल्पना है वो। तो इन्होंने क्या किया सर कि वहां से उठा के उन सारे सरकारी दफ्तरों को आप दिल्ली में उठा के ले आए। फिर आप कहते हैं कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे पहाड़ पर। नहीं, अभी 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 मैं जगमोहन जी, अभी एक लेटेस्ट जो है इशू हुआ है, जो पता चला है कि 1953 में गोविंद बल्लभ पंत जी के कार्यकाल में जो है रानीखेत के चौखुटिया में जी उद्यान निदेशालय बना था, निदेशक बना था। जी जी जी, हम हुआ करते थे। हाँ जी जी जी, आज तक वहां पे जो है उद्यान निदेशक चल रहा है। और अब कुछ दिन पहले वहां के जो उद्यान के निदेशक हैं, प्रभारी निदेशक बताए जा रहे हैं, उन्होंने लिखी है उत्तराखंड सरकार को कि जो है ये बहुत दूर हो गया है, इसे शिफ्ट करके देहरादून ले जाया जाए। मेरा सवाल यह है कि कहां से दूर हुआ है? वो पाकिस्तान चले गया है क्या? वो चीन में चला गया है क्या? दूर किससे हुआ है? क्या आप सारी चीजों को देहरादून उठा के ले आओगे? जी, दूर जो होंगे पहाड़ में किसी चीज को रहने नहीं दोगे? किस तरह का राज्य बना रहे हैं? और हमारी सरकार के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार के लोग, इन सिफारिशों पर गौर करते हैं जी, इनको लागू करते हैं। आपको बिल्कुल 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 जी। गोपेश्वर से पशुपालन का निदेशालय कब इन्होंने चुपचाप उठा के जो है ऋषिकेश में जो है पशु लोग में ले आए, पता भी नहीं चला। मेरा वही जी जी, बिल्कुल चीजें हो रही हैं इस राज्य में, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं भाटिया जी कि ये जो है, अगर आपको पौड़ी से या श्रीनगर से या अल्मोड़ा से अगर कोई सरकारी योजना आपको चलानी है, ये उसको तुरंत वहां देहरादून लेके जाते हैं। और सबसे बढ़िया सवाल ये है कि जो लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम युवाओं को बढ़ावा देंगे, हम पलायन रोकेंगे, युवाओं को यहाँ रोजगार देंगे, छोटे छोटे रोजगार देंगे, लघु उद्योग खोलेंगे उनके लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने स्वयंसेवी संगठन उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजों जो बना रहे हैं, जो हमारे कुटीर उद्योग चला रहे हैं,
भाटिया जी, आपको हैरानी होगी कि वो लोग किस तरह से रात दिन मेहनत करके अपनी चीज़ों को जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके बनाए हुए सामान को खरीदने वाला बाज़ार नहीं है उत्तराखंड में। और ये बातें करते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएँगे। इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो कुटीर उद्योग, जो छोटे-छोटे समुदाय जो संगठन हैं, वो पहाड़ पे लेके काम कर रहे हैं, आपने उसको कौन-सा बाज़ार दिया? आप कहते हैं हम विश्व बाज़ार में लेके जाएँगे, लेकिन ये है कि वो नहीं करते हैं सर। वो दिक्कत ये है कि वो उनको वहाँ जाना ही नहीं है। ये सिर्फ़ कोरी बातें हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हम युवाओं को रोज़गार देंगे। पिछले वर्ष के आंकड़े में अगर आपको बताऊँ तो 2.24 जो युवा बेरोज़गार हैं, उनको मतलब जिन लोगों ने 7 लाख बेरोज़गारों ने अप्लाई किया, उसमें से 2.24 लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया। बताइए कितना दुर्भाग्य है इस राज्य का। और अब ये राजनीतिक भ्रमिता के तहत उन युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं कि हम आपको राजनीतिक पटल पे लाके, आपको राजनीतिक मंच पे देंगे और आप हमारे लिए काम करिए, हमारे लिए वोट बैंक बनिए, हमारे लिए वोट माँगिए। ये इस तरह की एक बहुत खतरनाक राजनीति जो है उत्तराखंड में हो रही है। ये जी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल युवाओं को किस जी, तरह से भरमाते हैं, उसका जी, उदाहरण जैसे अभी आपने चर्चा में लाया, मैं बताना चाह रहा हूँ जी। कि 26 जुलाई से 2000 से हमने ये चर्चा शुरू करी है। हाँ जी, तो जी। ये चर्चा कोई प्लानिंग से नहीं करी है, अचानक हमने शुरू करी है। जी। 24 और 25 जुलाई को बीजेपी के जो बड़े नेता है राम माधव, वो उत्तराखंड आए थे। सर मसूरी में जी। उन्होंने 2 दिवसीय परिचर्चा शुरू करी थी और हुँ, उस वर्चुअल परिचर्चा को दिया गया था उत्तराखंड यूथ थिंकर्स मीट करके उसका हुँ, नाम दिया गया था और उसमें हुँ। उन्होंने जो लबो-लुबाब है उसका, उसमें ये जी। कहा था कि उत्तराखंड के यूथ हमारे साथ आइए, जी। आपको हमारे साथ संघर्ष कीजिए। दूसरे हुँ। हिमालयी राज्यों को विशेषाधिकार मिले हैं, हिमाचल प्रदेश आदि को, उत्तराखंड को हाँ, नहीं हमको मिले हैं, हमको उत्तराखंड में हम आपको विशेषाधिकार मिले। दिलाएँगे। जी, जी। उन्होंने ये बहाना बना के इन युवाओं हुँ, को जो है बरगलाने की कोशिश करी। जी। लेकिन जब हमने 26 से ये परिचर्चा शुरू करी और सीधे-सीधे उनको हिट करना शुरू किया, हमने कहा हुँ, कि राम माधव जी बताएं, विशेषाधिकार छोड़ दीजिए आप। हुँ। उत्तराखंड को आपने अधिकार तक नहीं दिए हैं। कौन सा ऐसा राज्य है देश के अंदर जिसके अब सीमा के अंदर उसकी परिसंपत्तियां पर दूसरे राज्यों का कब्जा हो? बिल्कुल, केवल उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसकी 20 साल जमीन होने के पर, बावजूद। जिसकी परियोजनाओं पर, जिसके 11 विभागों की परिसंपत्तियों पर यूपी का कब्जा आज भी है और बिल्कुल, आप उसको दरकिनार कर रहे हो। और वो जी। वो वो काम बीजेपी ने किया है। ऐसा ऐसा अन्याय जो है संविधान के विरुद्ध काम बीजेपी ने किया है। कांग्रेस ने उनका हुँ। साथ दिया है। जी, जी। कांग्रेस ने मौन समर्थन दिया है बीजेपी को। तो ऐसा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमें विशेषाधिकार देंगे। अगर हुँ, आप हमको विशेषाधिकार की बात कर रहे हो, छोड़ दीजिए विशेषाधिकार को। आप हमको हमारे अधिकार तो दीजिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे संविधान देता है, संविधान के अनुच्छेद 3 देता है, वो अधिकार कौन देगा हमको? वो आपने जी, जी, हमसे जी। छीने हैं, वो छीने क्योंकि इन यहाँ लोगों कोई जी, बोल नहीं बिल्कुल। रहा है। सत्ता में हुँ, बारी-बारी बीजेपी और कांग्रेस आ रहे हैं, जो जी, जो जो दिल्ली के दबाव पे जो है बोलने को तैयार नहीं है। तो जी। इसलिए आप जो हमारे अधिकार छीन लेंगे और हमें बरगलाते रहेंगे। ये जो बरगलाते बरगलाने का रहेंगे। काम होता है हमारे युवाओं को, जी। ये बरगलाने का काम रोकना है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। दरअसल आपको सर क्या लगता है? मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि कौन आगे आएगा और कौन रोकेगा? ये मुद्दा ऐसा है कि आप किसको रोकेंगे आप? हो क्या रहा है कि मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, मैं बात करता हूँ पहाड़ की। मैंने पहाड़ के लिए क्या किया ये कोई पूछेगा? क्यों पूछेगा? अब मैं पूछूँगा, आप पूछेंगे, तो आपके साथ ऐसे लोगों को जोड़ दिया जाएगा या वो आपके पीछे इस तरह से आपके पीछे पड़ जाएँगे कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं, मैं जहाँ हूँ, वहीं ठीक हूँ। वो जब सब चीज़ें दिल्ली से तय हो रही हैं और दिल्ली से वहाँ ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है, मैं इसमें कोई गुरेज़ नहीं है कि ऐसे-ऐसे लोग हमारे हमारे राज्य में आज आके बैठे हैं, आप वहाँ रहते हैं, आप समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यम से अपने मुद्दों को उठा रहे हैं और देख भी रहे होंगे कि जिन लोगों का उत्तराखंड की ज़मीन से कोई लेना-देना नहीं है,
उन्होंने उत्तराखंड के धरातल पर उतर के कभी कोई सेवा या कोई काम ऐसा नहीं किया है जो वो के कहें कि हम इस राज्य के लिए खड़े हैं। अब वो लोग हमारे युवाओं को कह रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए, हम आपके साथ हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य सर क्या क्या हो सकता है कि वो बाहर के लोग जाके, बाहर जिन लोगों की हमारे सांस्कृतिक परिवेश, हमारी लोक संस्कृति, हमारे विचारधारा, हमारी जो भाषा बोली है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। वो जानते ही नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि गढ़वाली कुमाऊनी में क्या शब्द हैं, क्या करते हैं, कैसे बोली जाती है, तो कोई उनको मतलब नहीं है सर। लेकिन वो लोग वहाँ जाके हमारे लोगों को बरगलाते हैं और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हम लोगों की है, क्योंकि हम आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते हैं। हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं जो कहता है कि पहाड़ को तोड़ना है, पहाड़ को गिराना है और इस तरह से गिराना है। और उस गिराने में हम भी अपना हथौड़ा उठाते हैं और पहाड़ तोड़ने लग जाते हैं। इसीलिए पहाड़ जो है हम दरसाते हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं सर, और बातें करने का यही सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को होगा और इसके लिए हम सबको हमारी पीढ़ियाँ गालियाँ देंगी। इस बीच हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद कुकसाल जी और जगदीश कॉलोनी जी और तमाम लोग जुड़े हैं। हमारे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, वो स्क्रीन से गायब हो गए उनके मैसेज। पता नहीं, ये नया जी, जी। सिस्टम है, आज हमने इसको अडॉप्ट किया है। वो जी। प्रकाश कप्रवाण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अ, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो रोजगार को लेकर बात हो रही है, खासकर आज चूंकि चुनाव आने वाले हैं और जी। सभी ये कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिलाना है। और आपको ध्यान होगा जब 2017 में इस जी, विधानसभा के जी। लिए चुनाव हुए थे, उत्तराखंड की विधानसभा के लिए, तो जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून से लेकर श्रीनगर, पिथौरागढ़ श्रीनगर, और पिथौरागढ़, रुद्रपुर और पंतनगर। बहुत सारे जगह पर उन्होंने रैलियां करी थी। और एक बात जी, उन्होंने बार-बार दोहराई थी कि हमें जी। पता है कि हुँ, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ का पानी। वहाँ के काम नहीं जी, आता जी, है, और उसको नहीं हम आता है। कोशिश करेंगे कि वो पहाड़ के काम आए, जवानी भी काम आए, पानी भी काम आए। मैं पूछना जी। चाहता हूँ, 3.5 साल के अंदर पहाड़ की जवानी को कौन-सा काम दिया है सरकार ने? पहाड़ के पानी का कौन-सा उपयोग किया है कि वो पहाड़ के लोगों के काम आ जाए, कि उनको रोज़गार दे या उनके किसी काम में आए? आपको कोई याद आता है कि कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जिसको आप जो है जवानी को रोकने के लिए कोई काम हुआ हो, या फिर पानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक काम राज्य के लिए हुआ हो, कुछ जनरेशन हुआ हो, कुछ राजस्व मिलने का काम हुआ हो राज्य के लिए? नहीं, दरअसल मैंने शुरुआत में भाटिया जी आपको बताया था कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम खाली हैं। आगे जाएँगे, आगे भी हम खाली हैं। सिर्फ़ ये दरअसल हो क्या रहा है कि बड़े-बड़े संपादक और बड़े-बड़े पत्रकार उत्तराखंड में आज हैं, बड़े स्तर पर हैं, बहुत स्तर वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी व्यक्ति ने या किसी पाठक तक ये पहुँचाया हो कि भाई दरअसल हो क्या रहा है? युवाओं के लिए क्या रोज़गार के अवसर हो रहे हैं? बड़े-बड़े विज्ञापन छप रहे हैं, इतने शिक्षा के क्षेत्र में इतने रोज़गार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने रोज़गार और कुटीर उद्योग में इतने, मतलब जितने विभाग इन लोगों ने बनाए हैं, लगातार योजनाएँ आ रही हैं। कोई इनसे पूछे कि ये जो करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च हो रहा है रोज़गार देने के नाम पे, ये रोज़गार है कहाँ? कहाँ दिया गया है रोज़गार? आप स्वयं पहाड़ पे जाइए कभी, स्कूल हैं, लेकिन उन स्कूलों की भवनों की स्थिति क्या है? वहाँ रुकना ही नहीं चाहता है कोई। सब शहरों की तरफ बढ़े हैं। बस हर कोई मैदान बनना चाहता है, पहाड़ कोई बनना ही नहीं चाहता है, चाहे वो रोज़गार के स्तर पर हो, चाहे वो दूसरे स्तरों पर हो। वहाँ वहाँ लोग रुकना ही नहीं चाहते हैं। जो थे, आप देखिएगा भाटिया जी, बड़ा दुखद है ये कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड में आज जिस तरह से लगातार गाँव खाली हुए हैं, उसके साथ-साथ वो स्कूल भी खाली हुए हैं और सब लोग जो हैं, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से अधिकतर लोग जो हैं, वो देहरादून, हल्द्वानी इन जगहों पर जो मैदानी क्षेत्र वहाँ रोज़गार करना चाह रहे हैं। सरकार कह रही है हम रोज़गार देंगे। अब जब रोज़गार कहाँ देंगे आप? आपके पास एक लिमिट है, आप उस लिमिट में काम कर रहे हैं। आपने कहा हमने इतने रोज़गार के अवसर पैदा कर दिए।
लेकिन उनसे कोई पूछे वो रोजगार के अवसर कहाँ है? 30,000 करोड़ रुपए सरकार जो दावा कर रही है कि हम बचा रहे हैं रोजगार रोजगार के क्षेत्र में, हम अपने खर्चे बचाएंगे, लेकिन कहाँ है? कोई आंकड़े दे ना, आंकड़े तो ना, कोई आंकड़े उनसे मांगता है ना वो देते हैं, क्योंकि मांगने वाले जो है वो सब उनके साथ खड़े हैं, इसलिए वो कहाँ से आंकड़े देंगे आपको। हर साल ये होता था कि सरकार ने मुझे याद है अच्छी तरह से, नरेंद्र तिवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष का जो वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम ये भी बताएंगे कि हम युवाओं को कितना रोजगार दे रहे हैं, हम इस क्षेत्र में हमने इतने रोजगार सृजित किए, इतने लोगों को हम दिया, इतने हमारे पास बचे हुए हैं। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं भी देखने को नहीं मिला, ना आप आज की सरकारें वो करती हैं। तो कहाँ किस क्षेत्र में रोजगार आता है? मुझे तो बहुत अगर रोजगार है तो फिर पहाड़ खाली क्यों है? अगर हाँ ये अगर रोजगार है तो पहाड़ खाली क्यों है फिर? क्यों जी, पहाड़ का युवा वहां रुक रहा है? पहाड़ की बहुत सारी सरकारों ने पिछले ज़्यादातर उसको देख रहा था, जी, हरीश रावत जी के टाइम से जो है जी, ये बात आई थी कि पलायन पर जो है कुछ किया जाए, रिवर्स पलायन किया जाए। सबसे ज़्यादा बात वहीं से शुरू हुई थी और आज की सरकार भी, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार भी पलायन पर बहुत काम बात कर रही है। उन्होंने पलायन आयोग भी बनाया है। तो लेकिन बात चाहे जितना भी की हो, लेकिन रिवर्स पलायन जैसा कुछ खास हुआ नहीं। एक आध लोगों को छोड़ के, एक आध केसेस को छोड़ के ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जी, जब ये जी, कोरोना जो है आया, कोरोना की वजह से लाखों लोग पहाड़ में वापस आए हैं। जो जिस रिवर्स पलायन की बात कही गई थी, वो रिवर्स पलायन वास्तव में कोरोना के बाद हुआ। जी, लाखों लोग पहाड़ के अंदर आए और ये सरकार ने खुद माना कि इन लोगों को अब यहीं पे बसाने की जरूरत है, इनको रोजगार दिलाने की जरूरत है। और बहुत सारे केसेस हुए हैं युवा को लेकर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तक बनाई गई, लेकिन जी, उसके जी, जो नतीजे हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं देते हैं। अब ये कहने में सुनने में आ रहा है कि सरकार खुद मान रही है, सितंबर तक के आंकड़े दिए गए हैं। पलायन आयोग ने सितंबर तक के आंकड़े दिए थे। जी, पलायन आयोग का कहना है कि सितंबर तक 27-30% लोग जो है वापस चले गए हैं। और ये जी, वापस जाने की प्रक्रिया मेरे ख्याल से 30% गए हैं, तो बाकी लोग इसलिए नहीं गए हैं कि वो यहाँ रुक गए हैं। जी, बाकी जी, लोग वेट कर रहे हैं वहां पर उनकी उनकी स्थिति सामान्य हो जाए। जिन कंपनियों, होटल या जिन स्थानों पर वो काम कर रहे थे, उनकी स्थिति सामान्य हो जाए तो वो लोग जाने की तैयारी में हैं। तो जितने वापस आए थे शायद उससे भी ज्यादा वो चले जाएंगे और लोगों को साथ ले जाकर। तो ये जो स्थिति हो रही है, तो इस स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे कि एक इतनी अपॉर्चुनिटी बार बार कहा गया था कि जो है आपदा में भी अवसर ढूंढना चाहिए, ये जो हमारा राज्य जो अवसर नहीं ढूंढ पाया, इसके बारे में आप। अ, भाटिया जी, मैं मैं आपको बताता हूँ। अभी 4 दिन पहले ही मेरे कुछ लोग जो है मुंबई से लौट के, अ, जो होटलियर्स थे, होटल में काम करते हैं, उनको उन्होंने सरकारी योजनाओं में अप्लाई किया है। कोरोना काल में जो सरकार ने योजनाएँ निकाली, स्वरोजगार के लिए हम देंगे आपको, कुक्कुट फार्म के लिए योजना निकाली। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,20,000 कुछ के करीब है वो। बाकी सरकार ने बोला कि 80% देंगे, बाकी आप लगाइए। उसके लिए बाकायदा ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, तो बैंक गए, बैंक से उ योजना को आगे भेजा गया। उसके बाद उस इस छोटे से काम के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटी सरकार के माध्यम से लगाई गई हैं, कि वो बच्चे उन फॉर्मेलिटियों को वो को फाड़ के उनको बैंक अधिकारी को दे के आ गए कि हमें सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए। हम ऐसी ऐसी स्थिति में हम अच्छा है कि हम शहर में जाएँगे, वहाँ बर्तन मांजेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो ये किस रोज़गार कैसे स्वरोज़गार की बात कर रहे हैं? लगभग 4 लाख के करीब जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, वो लौटे हैं। अब वहाँ कौन बचे हैं? जो होटलों में दिल्ली शहर में काम करते थे, जो मुंबई में काम करते थे। होटल्स यहाँ अभी दिल्ली में स्थिति बहुत कोरोना की बहुत स्थिति खराब है। आप लगातार देख रहे हो खबरों में। मुंबई में भी यही हाल है। जिस दिन भाटिया जी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कोरोना की स्थिति लगभग-लगभग ठीक होने की स्थिति पर आएगी,
पूरे पहाड़ में जो 1-2% लोग रुके हुए हैं, बच्चे जो रुके हुए हैं, वो वहाँ से पहाड़ छोड़ के वापस आ जाएँगे। इसमें किसकी गलती है? कौन ज़िम्मेदार है? जिस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च किया कोरोना काल में, कि हम स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएँगे, हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको लोन देंगे। उस लोन को लेने के लिए जब एक आदमी मेरा गाँव पौड़ी से 11-18 किलोमीटर दूर है। मुझे अगर पौड़ी जाना है तो मुझे ₹100 डेली के खर्च करने पड़ेंगे आने-जाने के लिए। जिस व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं है, वो ₹100 आने-जाने के लिए खर्च करेगा और अगर एक उसको 1 हफ्ते में अगर 4 दिन वहाँ जाना पड़ेगा, वो कहाँ क्या-क्या कैसे स्वरोज़गार अपनाएगा बताइए? किस तरह से करेगा इसको? इसमें किसकी कमियाँ हैं? वो कहते हैं इस अधिकारी से मिलिए, वहाँ जाइए स्वरोज़गार कार्यालय में जाइए, वहाँ आप एफ़िडेविट बना के लेके आइए। तो जो 80% सरकार दे दी जा रही है, ये जो दावा करी कि हम देंगे, तो आप युवाओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ले दे के फिर वो बात वहीं पहुँचती है कि हम पलायन रोकेंगे, लेकिन पलायन रोकने के आंकड़े शर्तें ये हैं, अगर आपको रुकना है तो रुकिए, 1 साल पूरा लगाइए आप इसमें, 6 महीने लगाइए, ये फ़ॉर्मेलिटी पूरी करिए, हमको लगेगा कि हाँ, हम दे सकते हैं, तो हम करेंगे। इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए इन्होंने विज्ञापन के नाम पे खर्च किए हैं कोरोना काल में और लगभग 154.56 करोड़ रुपए इनके पास आया है, जिसमें से इन्होंने मात्र 85 करोड़ 60 लाख का हिसाब दिया है कोरोना काल में। उसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी इनको राशि मिली है, वो राशि कहाँ गई? कौन-सी कोरोना काल में इन्होंने उसका प्रयोग किया? आप कह रहे हैं 4 से 5 लाख लोग वहाँ प्रवासी उत्तराखंडी लौटे हैं, फिर वो लोग वापस क्यों जा रहे हैं? अगर आप उनको रोज़गार दे रहे हैं वहाँ तो? अगर आप उनको वहाँ रोकना चाहते हैं, आप कहते हैं हम पहाड़ का विकास कर रहे हैं। जब पहाड़ का युवा ही वहाँ नहीं रुकेगा, पहाड़ की युवा वहाँ से नहीं जुड़ेगा, तो क्या विकास करेंगे आप? कहाँ विकास होगा? ये इनसे पूछा जाना चाहिए। अब ये अगले 1.5 साल के अंदर ये चुनाव में जाने वाले हैं। अब उस चुनाव को देखते हुए ये युवा संगठन, युवा पहल, स्वरोजगार युवा, इस तरह की योजनाओं को लाकर क्यों भ्रमित कर रहे हैं हमारे युवाओं को? ये पूछा जाना चाहिए इनसे। अ, उत्तराखंड की संस्कृति, बोली भाषा की बात की जाती है। जो हमने देखा है व्यावहारिक तौर पर, जिस समाज का जो है आर्थिक आधार मजबूत नहीं होता है, उसकी संस्कृति जो है खत्म हो जाती है, उसकी बोली भाषाएँ खत्म हो जाती हैं। इसका उदाहरण उत्तराखंड है। हमारी जी, जी। जो गढ़वाली कुमाऊनी भाषाएँ हैं, जो सबसे बड़ी भाषाएँ हैं, उसी के अंदर बाकी सारी भाषाएँ आ जाती हैं। तो वो यूनेस्को ने उसको जो है मृत भाषाएँ घोषित कर दिया है कि वो जो भाषाएँ हैं, वो मर रही हैं। जी। आबादी हमारी बढ़ रही है, गढ़वाली कुमाऊनी की आबादी निश्चित रूप से बढ़ रही होगी। आप जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, जो हमारा समुदाय है, उसकी आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन इन बिल्कुल। भाषाओं को बोलने की आबादी कम हो रही है। तो इसलिए ये मरने वाली भाषाओं की श्रेणी में जा रही है ये हमारी भाषाएँ। हमारी संस्कृति हुँ। देखिए, हम अपनी संस्कृति को लगभग भूल गए हैं। जो हमारे तीज त्योहार होते थे, हमने उनको लगभग दरकिनार कर दिया है। आज पहाड़ में आपने कभी जो है करवा चौथ सुना? इस तरह की चीज़ें जो दूसरे समुदायों की, दूसरे का कल्चर है, उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है आर्थिक रूप से इन्हें, हमारा समाज इतना कमज़ोर हो गया है कि हम अपनी संस्कृति को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी संस्कृतियों का जो है बोझ अपने सिर पर लादने को तैयार हैं। तो उनकी संस्कृतियाँ मर जाती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति, जिस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। जी। तो जो ये हालात हमारे हैं, इन हालातों पर एक प्रवासी होने के नाते आप दिल्ली में बैठकर आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं सर आप लोगों से हमने सीखा है और आपके छत्र छाया में हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। सांस्कृतिक पटल पे बहुत सारे काम हमने आपके अधीन किया है। अ, आप पंजाब, बिहार या दूसरे स्टेट्स की बात आप करेंगे, वो लोग, उनके कलाकार, उनके लोग, जो केरला, कन्नड़ ये लोग जो हैं, ये विश्व में सर किसी भी सांस्कृतिक पटल पे गए हैं या विश्व में कहीं भी गए हैं, इन्होंने अपनी भाषा बोली कभी नहीं छोड़ी है। अपनी भाषा बोली को अपने साथ लेके गए हैं। हमारे यहाँ ये हुआ है कि हम कोटद्वार आए तो हम
ने अपनी भाषा भूल छोड़ गए दी। अपनी बात। हम चंडीगढ़ पहुंच गए, हम पंजाबी बन गए, हम दूसरे राज्यों में पहुंचे, हम वहां के बन गए, लेकिन मराठी हो गए। हम अपनी भाषा बोली के नहीं हुए। अब लोग अगर उनको कहो तो उनको ये मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि कहीं यहाँ हमारे जो उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, छोटी छोटी जनजातियां जो हैं, जिनको अक्सर हे दृष्टि से देखा जाता था, वो जनजातियों के लोग यहाँ आके शहर में आके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं भी आप जाएंगे, वो उन्होंने अपना सब टाइटल ही चेंज कर दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है सर। और इस सब की वजह से हम तो, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति तो मरी रही है, लेकिन हम भी मर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में हमारी भाषा बोली के लिए जिन लोगों ने कई वर्षों से संघर्ष पे जो जुड़े हैं, जो कर रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, उनके लिए सर उनका इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? आप अपनी भाषा बोली के कभी हुए ही नहीं। आप पंजाब में जाते हैं तो आप पंजाबी बोलने लग जाते हैं। आपने कभी पंजाब के व्यक्ति को देखिए, अगर वो अमेरिका में भी जाता है, जापान जाता है, तो सर वो अपनी भाषा बोली हमेशा अपने साथ लेके जाता है। और अगर वो 2 लोग वहाँ मिलते हैं, तो वो अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को 4 लोगों के तक और लेके जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम हम दिल्ली में मैं देखता हूँ कि 2 दिन आए हुए ही नहीं, कितने लोग हैं यहाँ जो मतलब जो गढ़वाली कुमाऊनी की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे। यहाँ दिल्ली में मैं निश्चित तौर पे बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इधर गढ़वाली कुमाऊनी पढ़ा रहे हैं। दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया है, बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी सिखा रहे हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनमें आपस में बोलते हैं बच्चों को। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी भाषा बोली पर राजनीति करने वाले लोग, वो उनसे कोई ये पूछे कि आप अपने घर में कितनी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा का बात करते हैं, या कितनी सांस्कृतिक अपनी बचाई हुई है। अब आपने करवा चौथ की बात करी, तो मैंने तो बचपन से कभी मेरे परिवार में इतनी महिलाएं हैं, मैंने कभी देखा नहीं कि हाँ, संकट चौथ जरूर था कि भाई हमारा त्योहार है, वो मना रहे हैं, मकरनी मना रहे हैं, उत्तरायणी मना रहे हैं। लेकिन इस तरह से हमने अपने संस्कारों के साथ सर अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपने तीज त्योहारों का भी ह्रास किया है। और ये आने वाले दिनों में अगर हमारे बच्चे पूछेंगे हमसे कि ये संकट चौथ क्या होता है, ये उत्तरायणी क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि 100 में से 90 लोग भी उसका बता पाएंगे अपने बच्चों को कि ये है। इधर दिल्ली में अब राजनीतिक पटल पर पहाड़ के लोगों को घेरने की बहुत एक तैयारी की जा रही है। जो पहाड़ के लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों को इस तरह से बहलाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब अगर आप कुछ कह देते हैं तो आप उनके लिए सबसे बड़े खतरनाक दुश्मन हैं उनके। भाषा के नाम पर दिल्ली सरकार ने यहाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही बताऊं कि हीरा सिंह राणा जी के आपने सुना होगा, उनको उपाध्यक्ष बनाए गए यहाँ पर बहुत जोर शोर से तैयारी की गई, बहुत जोर शोर से उनको इस पद पर बैठा, हमारे पहाड़ के तमाम लोगों को बैठाया गया उसमें कि हम एक अकादमी बनाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने ये पूछा कि वो अकादमी कहाँ है? हीरा सिंह राणा जी हमारी लोक थाती, जिनके गीतों को सुनकर हम बड़े हुए, जिन्होंने हमारी लोक संस्कृति को सींचा, विश्व के सांस्कृतिक पटल पर लेके गए हमारी लोक संस्कृति को, उन जैसा व्यक्तित्व सर, अचानक उनका निधन हो गया। क्या किसी ने पूछा कि दिल्ली सरकार ने क्या दिया? मैं इस मामले में माता श्री मंगला जी और भोले जी महाराज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने आदरणीय हीरा सिंह राणा जी के लिए सहयोग किया, उनके परिवार के लिए सहयोग किया। लेकिन जिस सरकार ने उनके नाम पर इतना राजनीतिक ये षड्यंत्र यहाँ रचा जा रहा है और कर रहे हैं, उन लोगों में से सर एक भी व्यक्ति उनके अंतिम संस्कार में खड़ा नहीं था। अब आप क्या कहेंगे, मतलब इसको सांस्कृतिक इसे क्या कहा जाए? तो ये बहुत दुर्भाग्य है सर। हाँ, इस बीच राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों ने अपना व अपने परिवारिक जनों का ही आर्थिक विकास किया है। इस पहाड़ी राज्य के बारे में किसी भी राजनीतिक दल ने विचार नहीं किया। और जगदीश कॉलोनी जी कहते हैं कि कुशवाहा जी की बात से वो सहमत हैं। और प्रकाश कपरवाण जी हमसे जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग, और जो नहीं बिल्कुल जुड़े हुए थे वो हमारे स्क्रीन से हट गए हैं। मैं ये आपसे आगे बात बढ़ाते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत कॉमन मीडिया आज हुआ है। सोशल मीडिया, हर आदमी के हाथ में फोन है,
और हर आदमी पर का सोशल मीडिया पर कब्जा है। वो जो चाहे जिस तरह से चाहे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। उस मीडिया को लेकर जो हालात बने हैं, खासकर युवाओं में ज़्यादा क्रेज इसका देखा जाता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के युवाओं को कौन सी दिशा दे रहा है और किस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने हैं? सोशल मीडिया मैं एक आप देखेंगे सर कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए और अपने आप जो कहना चाहते हैं, आप जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव मैं दूसरी तरह से को देखता हूँ कि मैं अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि पहाड़ के युवाओं को, वहाँ की जो युवा शक्ति है, सोशल मीडिया का प्रयोग करके आप अपने मुद्दों को उठाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2 लोग देख रहे हैं सर, तो वो 2 लोग भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी पूरे पहचान बना सकते हैं। आप अपना पूरे मुद्दे जो आपके हैं, पूरे आप तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हों, इनका जो पूरा कैंपेन चलता है सर, वो पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि आप सोशल मीडिया पहाड़ के क्षेत्र में अगर जाएँगे, तो वहाँ नेट आपकी सुविधा ही नहीं है। सबसे बड़ा अभाव तो ये है कि सुविधाएँ नहीं है। सुविधाएँ नहीं है तो अब एक तो हर किसी के हाथ में फ़ोन आ गया है। अब ये जो हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया थमा दिया गया है, हर कोई अपने आप को एक प्रकरण के तहत अपने आप को पत्रकार बना दे रहा है। आप तो स्वयं गिनती करें कि देहरादून शहर में कितने इस तरह के फर्जी लोग, इस तरह के फर्जी चीज़ें चल रही हैं। क्या कभी किसी न किसी बूढ़े व्यक्ति या हमारे गाँव में जो अकेले में बूढ़े माँ हैं, बहनें हैं, उनके संघर्षों को भी दिखाया सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनके लिए ये किया जाना चाहिए। ये लोग ये कर रहे हैं। जैसे कुशाल जी कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने खुद की जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, उनको पूरा करने के लिए सब चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया का ये लोग हमारे आज के बच्चे, जो हम की युवा पीढ़ी है, सांस्कृतिक तौर पर सर बहुत बढ़िया हो रहा है। सांस्कृतिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में छाई हुई है आज। आप हमारे जो नए युवा गायक हैं, ये जो लोग कलाकार हैं, वो जिस तरह से लाइव कर रहे हैं और आप देखेंगे कि हमारे सांस्कृतिक परिवेश में जो चीज़ें आ रही हैं इस टाइम निकल के, इस कोरोना काल में जब पूरा सब कुछ बंद है, सोशल मीडिया के माध्यम से कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे-ऐसे लोगों को लेकर आए हैं, ऐसे-ऐसे लोगों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक रूबरू कराया है, जिन्हें हम जानते ही नहीं थे। तो ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि को गलत दिशा में लेके जाना, ये बहुत दुर्भाग्य होगा कि गलत स्थितियों से बचना होगा, तभी हम इस सोशल मीडिया का एक अच्छा ज़रिया बन सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। जो 20 साल का उत्तराखंड हुआ है और 20 साल के उत्तराखंड 2 दशक बहुत बड़ा होता है किसी भी राज्य के जी, लिए। 2 दशक बिल्कुल। का समय कोई छोटा-मोटा समय नहीं होता है। 2 जी, दशक जी। में ये पता चल जाता है कि जी, राज्य जो है किन हालातों से गुज़र रहा है, उसकी दशा और दिशा क्या है। जी। तो अगर हम अपने दुर्भाग्य होगा शास्त्रों की कि तरफ गलत देखते हैं, तो जी। बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारा हुँ। जीडीपी जो है जी, काफ़ी जो है दर किन से हालातों से उसकी गुज़र रहा है, बढ़ोतरी जो है दशा और दिशा क्या ऊपर है। है। हमारा तो अगर हम पर कैपिटा इनकम बहुत बड़े-बड़े 2 लाख दावे से किए ऊपर जाते चली गई है। कि अब वास्तव में यदि आप पहाड़ों की तरफ देखते हैं, तो हालात हैं, उनकी तरफ देखते हैं, जिस पहाड़ के लिए ये इस राज्य के गठन के औचित्य को स्वीकारा गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ राज्य बने हैं, वो भौगोलिक आधार पर ही राज्य बने हैं। देश का जो गठन हुआ है या उसका भौगोलिक आधार देखा गया। उत्तराखंड राज्य की बात हुई, तो एक हिमालयी क्षेत्र है, मध्य हिमालयी क्षेत्र है, उसको आधार हुँ। बनाकर ये राज्य के औचित्य को स्वीकारा गया। उसके साथ कुछ नया वाला क्षेत्र जोड़ दिया गया, लेकिन अब हालात ये हैं कि जब राज्य की उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं, तो इस तरह के दावे शासकों की तरफ दावे से किस आते हैं। लेकिन जी, ज़मीन पर जो चीज़ें हैं, जो जी। ज़मीन पर चीज़ें हैं, वो ये कहती हैं कि नहीं, नहीं, ये बातें ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ़ दावे हैं।
और इन दावों पर विश्वास कैसे करें हम, जब लोग पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं कि जो चार धाम यात्रा मार्ग हैं या फिर जो जी। व्यापारिक मार्ग हैं, बड़े मार्ग हैं, उनको छूने वाले एरियाज में तो विकास होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप अंदर की तरफ चले जाते हैं तो सारा जो है जर्जर दिखाई देते हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। अगर कोई गांव पूरी तरह से खाली ना भी हुआ हो, 50% 60% तक गांव खाली हो गए हैं। तो इन हालात में आप को क्या लगता है कि इस तरह के दावे करना और उन दावों को जस्टिफिकेशन उनका करना, कि आंकड़ों में जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में उनका जस्टिफिकेशन करना कितना सही है? देखिए भाटिया जी, जीडीपी और ये सब जो है ये सरकारी आंकड़े हैं, और इनको बनाने वाली भी सरकार है और बिगाड़ने वाली भी सरकार है। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं जो मैं महसूस करता हूँ और जो मैंने जितना पढ़ा है, जितना मैं देख पाता हूँ, उत्तराखंड को एक ऐसा बाजार बना दिया गया है सर, कि उस बाजार में हर कोई उसको बेचने की बोली लगा रहा है। ये भले ही मेरी बात लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये सत्य है सर, कि हमारे उत्तराखंड को एक ऐसा बाजार बना दिया गया है कि उसको हर कोई बेचना चाहता है। हर कोई अपने-अपने स्तर पर उसको बेच रहा है। चाहे वो किसी भी स्तर पर आप देख लीजिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप देख भी रहे होंगे चीज़ों को, आप महसूस भी कर रहे होंगे कि पिछले 20 सालों में 10-10 मुख्यमंत्री हमने बना दिए। क्यों? किस लिए? एक सेंटर में सरकार बैठी है, वो अपना प्रतिनिधित्व वहाँ भेजती है, वो उसको कहती है कि आपको इस तरह से इन चीज़ों को बेचना है, वो उसको बेचता है। वो चाहे आपका संस्कृति हो, आपकी ज़मीन हो, आपके नौकरशाह हो, चाहे कुछ, वो सब कुछ बेच रहे हैं सर वहाँ पर। आप कहते हैं गाँव बसाएँगे, किस गाँव की बात कर रहे हैं सर? आज आप गाँव में जाएँ, तो मैं हर वर्ष मुझे जाने का मौका मिलता है और मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर कि जंगली जानवरों का इतना आतंक उन क्षेत्रों में है। बंदर, भालू, ये सब कहाँ से आए? यहाँ शहरों से ले जा के बंदरों को वहाँ छोड़ा जा रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं, आप खाना बना रहे हैं सर, वो आपके मुँह से खाना छीन के ले जाते हैं। आप शिकायत करिए, आपके पास जंगलात में कोई है ही नहीं, जंगल आपने बेच दिए। सर ये बड़ा हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आप वहाँ देखिए हमारे यहाँ जड़ी-बूटी के क्षेत्र में कितनी बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है। पहाड़ की जड़ी-बूटियों को खुलेआम बेचा जा रहा है सर। और कौन बेचने वाला है? जो सरकारों में बैठे हुए हैं। सरकारों ने उनके साथ एमओयू साइन किए हुए हैं। सरकारों ने उनके साथ एमओयू साइन किए हुए हैं। सरकार बोली आप आइए, हम ये करेंगे, ये ले जाइए आप। क्या हम अपने राज्य को विश्व बाजार नहीं बना सकते थे? हमारे राज्य में इतने अच्छे अधिकारी हैं, इतने अच्छे लोग काम करने वाले हैं, आप बाहर से क्यों लोगों को बुलाते हैं? आप बाहर से ऐसे पदों पर लोगों को क्यों बिठाते हैं, जिनका उस राज्य से कोई हित मतलब नहीं? और वो उस राज्य का हित कैसे करेगा सर? जिस राज्य में उसने कभी कंधे पर हल नहीं रखा, कभी ज़मीन पर वो बैठ के खाना नहीं खाया, वो व्यक्ति राज्य का हित करेगा? कभी नहीं करेगा। कितने अधिकारी वर्ग हैं जो देहरादून में बैठे हुए हैं शासन प्रशासन में, क्या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति जाता है पहाड़ की जनता से मिलने के लिए? पहाड़ के जो लोग बचे-खुचे लोग जो वहाँ हैं, वो जाता है वहाँ की क्या समस्याएँ आपको? क्या आपको तकलीफ़ें हैं? क्या आपको चाहिए? कौन से 20 वर्ष की बात करते हैं सर ये लोग, मुझे तो कई बार हैरानी होती है, मैं चर्चा करता हूँ, बहस हो जाती है लोगों के साथ, वो आपको कहते हैं कि आप आलोचना कर रहे हैं, तो कोई तो आलोचना करेगा ना सर। आप आलोचना किसी को करने नहीं देंगे, अगर आप आलोचना करेंगे तो आप टारगेट हो जाएँगे। क्योंकि एक ऐसा जी, जी। जी, जी। जगमोहन जी, अब हम करीब 45 मिनट हमारी चर्चा करते हुए होने वाले हैं और जी, जी। लगभग हमारा समय पूरा हो रहा है। बिल्कुल। आपसे आखिर में मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जी। आप चूँकि एक प्रेस प्रतिनिधि के तौर पर हंस फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। हंस फाउंडेशन का नहीं, 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 उत्तराखंड नहीं के सर, इतिहास नहीं, में नहीं। बहुत लंबे समय से बड़ा नहीं, नहीं, मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं किसी प्रतिनिधि तौर पे नहीं जुड़ा हूँ सर वहाँ पर। मैं सिर्फ़ एक सेवा के तौर पर उनके साथ खड़ा हूँ और वो हाँ, उन लोगों का वही। बिल्कुल, आप बिल्कुल, प्रेस जो भी हैं प्रतिनिधि मतलब बिल्कुल नहीं सर। जी, जहाँ जी, बाहर से भी जी, जुड़े हुए हैं, जैसे भी हैं, उनके जी, साथ आपका लगाव है, जुड़े मतलब जी, जिस भी तरह से जुड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जी, लेकिन जी। मैं देखता हूँ
तो हंस जी, फाउंडेशन का उत्तराखंड के विकास में एक बड़ा योगदान है। वो जी, बिल्कुल। निरंतर सरकार चाहे जिसकी हो, कोई परवाह नहीं करते। जी। माता मंगला जी और भोले जी महाराज जो है लगे रहते हैं वो अपने कामों में। तो जी, वो किस तरह से जो आप देखते हैं, मैं बहुत जानकारी नहीं रखता, मैं तो बाहर से देखता हूँ चीज़ों को केवल, जी। अंदर की मुझे हुँ, कोई जानकारी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आखिर में कि वो जी। किस तरह से काम करते हैं? क्या एक संक्षिप्त में आप जो है उत्तराखंड के विकास में उनके योगदान को जो है ज़रा-सा यदि बताएँगे तो बड़ी कृपा होगी। सर हमारे उत्तराखंड में 4 धाम बाबा बद्री केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हुँ, वो एक ईश्वर के रूप में वहाँ विद्यमान है सर, हुँ, हमारे उत्तराखंड में, जो किसी न किसी तरह से हमारे लोगों के, हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। मैं जी, माता मंगला जी और भोले जी महाराज जी को इस रूप में देखता हूँ कि वो देव रूप में, शिव पार्वती के रूप में, अगर आपको सच में ईश्वर के दर्शन करने हैं, मैं बहुत ईश्वर का और ये सब चीज़ों को मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ जागर प्रथा जो है बहुत मशहूर है और वहाँ जागर के बिना कुछ है ही नहीं। मैं ईश्वर में इस तरह से वो आस्था कभी मैं रखी नहीं, लेकिन मैंने उन लोगों की सेवाओं को देखा है, आप यकीन नहीं करेंगे सर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, संस्कृति, जल संरक्षण, मतलब उत्तराखंड का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है सर, जिस क्षेत्र में हंस फाउंडेशन काम नहीं कर रहा है। हुँ, और ये हम लोगों का, ये उत्तराखंड के लोगों का, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि जो काम सरकारें नहीं कर सकती हैं, वो काम हंस फाउंडेशन कर रहा है सर। इस कोरोना काल में लगभग 20 से 25 लाख ऐसे परिवारों को जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता था सर, वहाँ तक उन लोगों ने सोशल डिस्टेंस के माध्यम से खाद्य सामग्री पहुँचाई। उन लोगों को जो बिल्कुल हाशिए पे, अंतिम छोर पे जो गाँव बसे हुए हैं, जो अंतिम छोर पे जो लोग रह रहे हैं सर, वहाँ तक उन लोगों ने उन सेवाएँ पहुँचाई और लगातार पहुँचा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, 4.5 करोड़ रुपए का अनुदान प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ 51 लाख का उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में हंस फाउंडेशन ने दिया है। इसके अलावा पूज्य भोले जी महाराज जी के जन्मदिन पर 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 105 करोड़ के लिए माता जी के जन्मदिन पर हुआ है। इस तरह की सेवाएँ जो व्यक्ति, जो जो संत महात्मा उत्तराखंड की ज़मीन को दे रहे हैं सर, तो ये उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो उनकी सेवा को प्रणाम करता हूँ कि मतलब मैं तो उसको देख पाता हूँ और मैं मतलब उसमें मेरा आप भी उसमें जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रेस प्रतिनिधि के तौर पे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बस एक सेवा के तौर पे मैं उनसे जुड़ा हूँ और मैं देखता हूँ नहीं, और ये हाँ, उत्तराखंड के लोगों का सौभाग्य है जैसे हमारे कि नेटवर्क माता मंगला जी और भोले जी महाराज जैसे शख्सियत हमारे पहाड़ की हुँ, माटी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पहाड़ की माटी को नया जीवन हमारा प्रदान कर शायद रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कोड जी। खत्म हो गया इसका, नेट का। मैं तो हूँ यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं इस पे नहीं